आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। बीजेपी नेता और पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष कल्पना सैनी को राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके बाद से उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। कल्पना सैनी ने पार्टी का आभार जताया। हरिद्वार जिले में बीजेपी की ओर से सैनी समाज को ये एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है। उन्हें राज्यसभा का टिकट देकर बीजेपी ने हरिद्वार में दोहरा निशाना साधा है। प्रदेश गठन के बाद ये पहला मौका है जब हरिद्वार जिले में किसी राजनेता को राज्यसभा का टिकट मिला है और उसके साथ ही जिला सैनी बाहुल्य है। और ऐसे में इस टिकट का लाभ भविष्य में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को मिलेगा। मुझे तो जो मेरे यहाँ भाई बैठे भी हैं सब, और लगातार जो उत्साह भरी आवाज़ मुझे अपने संगठन के लोगों की आ रही है, बड़े कार्यकर्ताओं की भी, छोटे कार्यकर्ताओं की भी, वरिष्ठ की भी, पदाधिकारियों की भी, तो उनकी आवाज़ की वो खुशी मुझे यह एहसास करा रही है कि वो कितना गर्व महसूस कर रहे हैं और कितना विश्वास है उन्हें अपनी इस बहन पर। ये मेरे आत्मबल को बढ़ा रहा है और मुझे अंदर से इस बात के लिए दृढ़ कर रहा है कि मैं हर कीमत पर अपने प्रदेश का, अपने ज़िले का, अपने रुड़की का नाम ऊंचा करूं। उधर बीजेपी ने डॉक्टर कल्पना सैनी 31 मई को राज्यसभा के लिए नामांकन करेंगी। उत्तराखंड में राज्यसभा की सीट के लिए 10 जून को चुनाव होना है। चुनाव के समीकरणों की अगर बात कर लें तो विधानसभा में बीजेपी के 47 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 19 और 2 निर्दलीय विधायक हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेंगे हमारे सहयोगी रोहित विक्रम सिंह का। रोहित, देखिए, एक तीर से 2 निशाने और ये बात बीजेपी ने साबित कर दी है। कल्पना सैनी का नाम जो आगे भेजा गया है राज्यसभा के लिए। बिल्कुल चारुल, पूरे देश की अगर बात करें तो पूरे देश में राज्यसभा की 57 सीटें खाली हो रही हैं और इसी के तहत उत्तराखंड में अगर बात करें तो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा का जो कार्यकाल है वो जुलाई में समाप्त हो रहा है। राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें हैं। एक तो अनिल बलूनी राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, और इसके साथ ही नरेश बंसल राज्यसभा सांसद हैं। अब तीसरी सांसद कल्पना सैनी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होने वाली हैं। 31 मई को इनका नॉमिनेशन होगा और 10 जून को चुनाव होगा। चूँकि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत में है, 47 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, और विधायकों के मतदान के आधार पर ही राज्यसभा के प्रत्याशी का चयन होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल्पना सैनी निर्विरोध राज्यसभा पहुंचेंगी और उनके लिए राज्यसभा की राह जो है बिल्कुल खुल चुकी है। अगर हम रेस की अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम राज्यसभा में जाने के लिए सामने आ रहा था। उसके साथ ही कैलाश गहतोड़ी जो चंपावत से विधायक रह चुके हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट उन्होंने छोड़ी है, उनका नाम भी रेस में सबसे आगे था। और इसके साथ ही जो प्रदेश महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के कुलदीप कुमार, उनका नाम भी आगे चल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होता है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है चारुल, और इसी की एक वानगी हमको आज भी देखने को मिली जब कल्पना सैनी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी का चयन किया है। अब चूँकि सैनी समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा है, क्योंकि हरिद्वार और रुड़की का जो क्षेत्र है वहाँ पर बहुतायत संख्या में सैनी समाज के लोग रहते हैं, और इससे के साथ ही जो उत्तर प्रदेश का जो सीमांत जिला है सहारनपुर, वो भी रुड़की से सटा हुआ है, वहाँ भी बहुतायत संख्या में सैनी समाज के लोग रहते हैं। तो जाहिर तौर पर सैनी समाज के लिए एक अच्छी खबर है। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं कल्पना सैनी, और इसके साथ ही राज्य पिछड़ा आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं और अब वो राज्यसभा सांसद होने जा रही हैं। और कुल मिला के अब भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में तीनों राज्यसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद काबिज होने वाले हैं। बिल्कुल रोहित, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। उधर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल्पना सैनी को बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि मोदी और राज्य सरकार ने हमेशा से ही मातृशक्ति का सम्मान किया है। सीएम धामी ने कहा कि मातृशक्ति प्रदेश की ताकत है। राज्य मातृशक्ति की बहुत बड़ी उसमें भूमिका रही है
उत्तराखंड राज्य बनाने में हमारे यहाँ पर मातृशक्ति को हमेशा से सम्मान दिया जाता है। उत्तराखंड के अंदर मातृशक्ति के लिए सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था हमारी ही सरकार में हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उसके बाद अभी विधानसभा की अध्यक्ष भी हमारी रितु खंडूरी जी बनी है, वो भी मातृशक्ति की प्रतीक है। उत्तराखंड बनने के बाद पहली विधानसभा की स्पीकर है और राज्यसभा में भी पहली महिला कल्पना सैनी जी को जो उनका पार्टी हाईकमान ने प्रत्याशी के रूप में चयन किया है, ये हमारे लिए मातृशक्ति का सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मातृशक्ति का सम्मान करती है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की भी हमेशा उनके कार्यक्रमों में, उनके आगे के निर्णयों में, उनके प्रस्तावों में हमेशा मातृशक्ति को सम्मान देने की बात होती है। इसलिए उन्होंने देश के अंदर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान भी शुरू किया। और अभी सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। चंपावत उपचुनाव के लिए प्रचार अब थम चुका है। चंपावत उपचुनाव में कल वोटिंग होनी है और वोटिंग से पहले पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। 3 जून को होगी वोटों की गिनती। तो चंपावत उपचुनाव के लिए देखिए प्रचार थम चुका है। कल वोट की देखिए 3 जून को गिनती होनी है, कल वोटिंग होनी है और ऐसे में सबसे अहम चीज है कि जो पार्टियां हैं वो प्रचार कल थम चुका है और इसके साथ ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। 3 जून को यहां पर वोटों की गिनती होगी। सोमवती अमावस्या स्नान पर्व शुरू हो गया है। सुबह तड़के ही श्रद्धालु हरिद्वार के गंगा घाट पर स्नान करने पहुंचे और इस दिन देखिए गंगा स्नान का विशेष महत्व है और ये बड़ा ही फलदायी होता है। मेले के चलते कुछ बदलाव के साथ ही ट्रैफिक प्लान पहले ही जारी कर दिया गया था। सुरक्षा के लिहाज से 700 पुलिसकर्मी और पीएसी की 6 कंपनियां तैनात की गई हैं। सोमवती अमावस्या के स्नान पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भक्त हैं कई दिनों पहले से ही यहां पर पहुंच रहे थे और हर की पौड़ी ब्रह्म कुंड पर यहां पर स्नान कर रहे हैं। हालांकि आज के दिन का एक विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि आज के दिन स्नान करने से माँ गंगा अपने भक्तों के पापों को हरती है और उनका कल्याण करती है। सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार। सोमवती अमावस्या पर स्नान के लिए कई राज्य से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। यात्रा सीजन के चलते परिवहन में पहले ही कुछ परेशानियां थी और ऐसे में अमावस्या के मौके पर आप देखिए कि हाईवे पूरी तरह से जाम हो चुका है। वाहनों की इतनी बड़ी संख्या के सामने हाईवे छोटा नजर आ रहा है। कहीं पार्किंग भी कम पड़ती नजर आ रही है। यातायात डायवर्जन लागू होने के बाद भी कोई खास राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। शहर के अंदर भी यातायात के दबाव का असर देखा जा रहा है। इस पूरी स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय पुंडीर ने। सोमवती अमावस्या के स्नान को लेकर सुबह से ही श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। देश के कोने कोने से श्रद्धालु है हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसके चलते हाईवे पर भी जाम की स्थिति बन गई है। इस वक्त हम हरिद्वार में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो नेशनल हाईवे है वो पूरी तरह जाम लगा हुआ है। जो वाहनों का बढ़ता दबाव है उससे कहीं ना कहीं वाहनों की रफ्तार धीरे हो गई है। हालांकि कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरह की दिक्कत है, किस तरह की परेशानी। दिल्ली से आए हैं, मेरा नाम सुशीला है, हम दिल्ली से आए हैं। हम 6 बजे से हम परेशान हो गए, अभी हर की पौड़ी नहीं मिली हमको। अब पुलिस इधर जाओ उधर जाओ, हमारी बस घूम घूम के बसें अब हम वहाँ से रिक्शे में फिर इधर आए, अभी भी कुछ नहीं है। रात के और भी लोग हैं हमारे साथ। हम रात के 10 बजे से चले दिल्ली और अभी हम 9 बजे पहुँचे यहाँ पे और मतलब ऐसे घूम घूम के रास्ते सारे के सारा कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी को कुछ। बस हर जगह पुलिस वाले ये थोड़ा सा रास्ता रह जाता, बस घूमो, आप घूमो 10 किलोमीटर घूमो, 20 किलोमीटर घूमो, बस ये चल रहा है सर। वाहन कहाँ है आपका? हमारा वाहन मतलब यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और अभी तो ये देखो ये फुल है मेरे साथ में। तो कहा जा सकता है तो वाहनों के बढ़ते दबाव से रफ्तार तो कम हो ही गई है। जो यात्री हैं उन्हें भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार।
और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी संजय पुंडीर का। संजय, देखिए सोमवती अमावस्या है, जाहिर सी बात है श्रद्धालु जो हैं वो पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान का खास महत्व है आज के दिन, और ऐसे में तमाम परेशानियां जो हैं श्रद्धालुओं को उठानी पड़ रही है जो वहां गंगा स्नान के लिए आ रहे हैं। देखिए सबसे अहम चीज़ है कि एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ सोमवती अमावस्या भी है। किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है वहां पर? देखिए चारों करीब 2.5 साल के बाद इस तरह का नजारा हरिद्वार में देखने को मिला है, क्योंकि कोरोना काल रहा है। ऐसे में लोगों ने घरों में ही रहकर पूजा पाठ की है। हालांकि जिस तरह इस बार चारधाम यात्रा को भी बिना पाबंदी के चलाया गया है और आज सोमवती अमावस्या भी है, तो ऐसे में लगातार ही देश के कोने कोने से जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। प्रशासन को भी पहले से अवगत था कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो हरिद्वार का रुख करेंगे, तो ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो कई दिनों पहले से ही दुरुस्त की गई है। हालांकि बढ़ती संख्या को देखते हुए जो कई रोड है वो भी यहाँ डाइवर्जन किए गए हैं, क्योंकि जो चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्री है उनको बाहर से निकाला जा रहा है और जो स्नान करने वाले यात्री है उनको स्नान के लिए यहाँ पर सुविधाएं दी गई है। और सुरक्षा के लिहाज से भी कहा जा सकता है कि जो तमाम घाट है, ब्रह्मकुंड से लेकर जो अन्य घाट है उन पर भी कहीं ना कहीं पुलिस का पहरा है और सभी घाटों पर पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि यहाँ की मर्यादा बनाए रखे, आप शांति व्यवस्था बनाए रखे, क्योंकि आपने देखा है बीते दिनों से कई ऐसी वीडियो वायरल भी हुई है जो यात्री आते हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो लगातार ही पुलिस जो तैनात है उनसे भी अपील की गई है कि अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान करें और उन्हें सही से रास्ता बताएं और अगर किसी तरह की असुविधा होती है तो उनका मार्गदर्शन करें। तो कहा जा सकता है कि आज के स्नान को लेकर जो लोग हैं वो भारी संख्या में लगातार सुबह से ही हरिद्वार पहुंच रहे हैं और जो हाईवे है वो भी लंबी लंबी लाइनों में दिखाई दे रहा है कि जो बाहर से आने वाले यात्री है वो पूरी तरह यहाँ सड़कों पर जाम में फंसे। हालांकि यात्रियों को सुविधा भी हो रही है और कहीं ना कहीं जो यात्री है वो प्रशासन पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। संजय, देखिए जिस तरह हमने जिक्र किया, जाहिर सी बात है कि अब 2 साल बाद ही मौका मिला है जब श्रद्धालु जो हैं वो स्नान कर सकते हैं, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि भीड़ लगना लाजमी है और ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए रूट डाइवर्ट भी किया जाएगा। कुछ असुविधाएं तो होंगी ही, लेकिन इन सब के बीच ये एक अच्छी चीज़ है कि ये जो पर्व है, ये जो त्यौहार हैं, इनका जो श्रद्धालु हैं, जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो आनंद भी ले पा रहे हैं। इस वक्त आप वहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, किस तरह की भीड़ और किस तरह के इंतजामात वहां पर किए गए हैं, लोगों का क्या कहना है? लगातार ही जगह जगह पर जब हम घाटों पर देखते हैं, न्यूज इंडिया की टीम जब घाटों पर जाकर लोगों से पूछती है तो लोगों का यही कहना है कि हम करीब 2 साल के बाद अपने घरों से निकले हैं। कुछ यात्री ऐसे हैं कि आज स्नान के लिए आए हैं, तो कुछ यात्री ऐसे भी हैं जो स्नान करके सीधा चारधाम की यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि चारधाम का प्रवेश द्वार हरिद्वार को ही कहा जाता है और यही वजह है कि लोग कई दिनों पहले से ही हरिद्वार पहुंचते हैं। हालांकि यहाँ पर कई तीर्थ स्थल है, चंडी देवी है, मनसा देवी है, दक्षेश्वर महादेव है, तो यहाँ पर रहकर यहाँ घूमते हैं और यहाँ की हंसी वादियों का लुत्फ उठाते हैं। हालांकि जिस तरह से यात्रियों को थोड़ी बहुत असुविधा होती है उसके लिए लगातार जो प्रशासन है वो समय समय पर अपनी बताता है, लोगों से अपील करता है और उनकी मदद भी करता है। तो कहा जा सकता है कि भारी संख्या में जो श्रद्धालु आए हैं उनकी व्यवस्था में लगातार जो प्रशासन है वो सुबह से ही लगा हुआ है। व्यवस्थाओं के लिए भी जो बाहर से पुलिस फोर्स मंगाई गई है वो भी कहीं ना कहीं लोगों से अपील कर रही है कि आप आराम से घूमें और यहाँ की मर्यादा बनाए रखें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। उधर आंध्र प्रदेश के कलाकारों ने भगवान श्री बद्री विशाल को नृत्य उत्सव समर्पित किया। श्री साईं नटराजन आर्ट अकादमी ने भजनों पर कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम ने श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। कलाकारों ने भगवान विष्णु को समर्पित वंदे विष्णु, श्री मन्ना नारायण और देवी दुर्गा को समर्पित जय देवी नंदिनी भजन पर नृत्य प्रस्तुत किया। संस्था के निदेशक के और डॉक्टर पी शरण चंद्रा ने बताया कि श्री बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में करोड़ों हिंदू सनातनी आते हैं। भगवान विष्णु के भजन और शिव तांडव जैसे नृत्य कला को लोगों तक पहुंचाना ही इनका उद्देश्य है।
केदारनाथ यात्रा पर बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे यात्रियों को प्रशासन ने घर का रास्ता दिखा दिया और ऐसे में यात्री दर्शन के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन केदारनाथ हाईवे समेत यात्रा मार्ग पर जगह जगह रजिस्ट्रेशन की जांच कर रहा है और अब तक बिना रजिस्ट्रेशन के पहुंचे हजारों यात्रियों को वापसी का रास्ता दिखाया जा चुका है। बता दें कि एक दिन में करीबन 10 से 15 हजार तीर्थ यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं, जबकि तीर्थ यात्रियों पर प्रशासन पर तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। बहुत भीड़ है, जहाँ जहाँ गाड़ी रोक रहे हैं, चेकिंग हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, खाने पीने की परेशानी हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है। रजिस्ट्रेशन की दिक्कत हो रही है यहाँ पे। हाँ, रजिस्ट्रेशन तो है, वहाँ का एजेंट ने तारीख बराबर नहीं दी, पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, छोड़ रहे नहीं। कितने जने हैं आप लोग? हम गाड़ी में 40 है, वैसे टोटल 300 लोग आया। सभा की तीसरा पदवीधर है। मैं चारों धाम की यात्रा में आया हूँ और मैं इधर यात्रा करने जा रहा हूँ, तो यहाँ के साहब लोग ऑनलाइन जो बुकिंग मेरी रजिस्ट्रेशन है उसके लिए लोग रुकावट कर दिए, क्योंकि मैं कई जगह से आया हूँ, उनमें कोई रुकावट नहीं है। यहाँ 5-4 घंटे से देखिए सर, गाइडलाइंस क्लियर है कि रजिस्ट्रेशन करा कर ही आए और जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन है उसी दिन आप यात्रा करें। और सभी श्रद्धालुओं से जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं या अन्य जगहों से आ रहे हैं उनको मैं ये अनुरोध करूँगा कि आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करा के और जिस डेट पे आपकी रजिस्ट्रेशन की तिथि है मंदिर जाने की उसी दिन ट्रैवल करें। उत्तराखंड में जहां चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, तो वहीं चारधाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक हर व्यक्ति, हर यात्री पड़ाव पर यात्रियों को रुकने की सुविधा तो उपलब्ध है, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग कूड़ा भी छोड़ रहे हैं। हालांकि कूड़ा हटाने की जिम्मेदारी स्थानीय निकाय की है, लेकिन जगह जगह कूड़े का अंबार लगा हुआ है और इस पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भारी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सभी निकाय को इससे निपटने के निर्देश दिए गए हैं। गंगा जी के प्रति मेरी व्यक्तिगत रूप से भी आस्था है और जहाँ तक कूड़े को उसमें डालने वाली बात है, मैंने कहा था कि आप जो मेरे चारधाम यात्रा मार्ग में आने वाले जितने भी शहरी निकाय के जो हमारे हैं उसमें आप 3 बार उसमें आप सफाई करिए और रात को उसमें कूड़ा उठाइए। यदि ऐसी कोई स्थिति सामने आएगी तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उत्तराखंड चारधाम यात्रा मार्ग पर खाने पीने के साथ साथ वाहनों के किराए में भी मनमानी की जा रही है। अधिकारी यात्रियों को हो रही समस्या से अच्छी तरह वाकिफ हैं। आयुक्त गढ़वाल सुशील कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थ में मिलावटखोरी और मनमाना दाम वसूले जाने के मामले में लगातार टीमें गठित कर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी गंभीर शिकायतों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि इन गतिविधियों से राज्य की छवि खराब होती है, लिहाजा दुकानदार, वाहन चालकों से अपील की जा रही है कि नियम अनुसार ही लोगों से पैसा लें। इसमें हमने काफ़ी कार्रवाइयाँ प्रारंभ की हैं और जो हर एक ज़िले में एक संयुक्त दल बनाया गया है जिसमें खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी होते हैं, जीएसटी के अधिकारी होते हैं, जो लीगल मेट्रोलॉजी है एक बाट माप विभाग है उसके अधिकारी होते हैं और हमारे राजस्व के पुलिस के अधिकारी भी होते हैं। तो काफ़ी संख्या में लगभग 5000 निरीक्षण इसमें किए गए हैं और लगभग 2000 के करीब चालान भी किए गए हैं और 50,000 के करीब अर्थदंड भी वसूला गया है अभी तक चारों ज़िलों में। तो इस पे भी कार्रवाई की जा रही है कि रेट लिस्ट अवश्य चस्पा करें और मिलावट ना हो, अच्छे खाद्य पदार्थ लोगों को। विभाग के आगे लगी लंबी लाइनों को देखते हुए अब अपात्र राशन धारक 30 जून तक कार्ड सरेंडर करा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 जून तक अवधि बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। अपात्र को, नापात्र को, हाँ, अभियान के तहत अब हजारों कार्ड वापस आए हैं। बता दें कि पहले 31 मई कार्ड सरेंडर करने की आखिरी तारीख थी। एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली डेफ माउंटेनियर अमीषा चौहान को आम आदमी पार्टी ने सम्मानित किया। आम आदमी पार्टी ने सरकार से अपील की है कि ऐसे खिलाड़ियों की सरकार मदद करे। टिहरी जिले की रहने वाली अमीषा चौहान ने माउंट एवरेस्ट फतह कर सबका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अमीषा चौहान को एवरेस्ट फतह करने की प्रेरणा बछेंद्री पाल से मिली।
देखिए, अमीषा चौहान उत्तराखंड की बेटी है, टिहरी जिले के धनोल्टी तहसील की बेटी है, जिसने 2017 में 2018 में विदेशों में 2 चोटियां क्लाइम करने के बाद 2019 में 23 मई को जिस दिन बचेंद्री पाल जी ने 1984 में एवरेस्ट क्लाइम किया था, उसी दिन 2019 में एवरेस्ट को फतह करके जो सारे बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसे मुझे हेयरिंग का प्रॉब्लम है और मैं एक डफ पर्सन हूँ, डफ कैटेगरी में आती है। तो अभी हमारे हाल ही में डफ ओलंपिक समर डफ ओलंपिक हो चुका है और आने वाला 2024 में विंटर डफ ओलंपिक होने वाले हैं और उसके लिए मुझे अपनी तैयारी करनी है अल्पाइन स्कीम में।